फैशन वाली बहू। शर्मा परिवार के घर में उस दिन कुछ अलग सा माहौल था। आंगन में रंगोली सजी थी, दरवाजे पर आम के पत्तों की तोरण लटक रही थी और पूरे घर में हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। कारण साफ था, घर में नई बहू आने वाली थी। मोहल्ले भर में चर्चा थी कि आज शर्मा जी के बड़े बेटे रोहन की शादी होकर बहू घर आएगी। शर्मा जी एक परंपरावादी व्यक्ति थे। उनके लिए परिवार की इज्जत, समाज की राय और रीति रिवाज सबसे ऊपर थे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी भी कुछ ऐसी ही थीं। सादगी, घूंघट, सीमित बातें और सीमित सपने। उनके मन में बहू की जो तस्वीर बनी थी वो बिल्कुल साफ थी। साड़ी पहने, सिर ढका हुआ, धीमी आवाज में बोलने वाली और हर बात में जी मां जी कहने वाली बहू। लेकिन किसे बता था कि किस्मत उनके घर एक ऐसी बहू भेजने वाली है जो उनकी सोच को झकझोर कर रख देगी। शाम के करीब 7 बजे बैंड बाजे की आवाज गली में गूंजने लगी। पड़ोसी अपने अपने घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए। बारात आ गई, बारात आ गई। बच्चों की आवाज से माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। रोहन घोड़ी से उतरा, मुस्कुराता हुआ, आत्मविश्वास से भरा। वो शहर में पढ़ा लिखा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाला युवक था। उसकी सोच अपने माता पिता से थोड़ी अलग थी, लेकिन उसने कभी खुलकर इसका विरोध नहीं किया। कुछ ही देर में दुल्हन की डोली सजी। जैसे ही वो उतरी, सबकी निगाहें एक साथ उसी पर टिक गईं। नीले और सिल्वर रंग के लहंगे में सजी दुल्हन, खुरे बालों को हल्के कर्ल्स में सजाया गया था। मेकअप न ज्यादा भारी न बहुत हल्का, बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। अरे ये कैसी बहू है? घूंघट तो है ही नहीं। देखो देखो कितनी मॉडर्न लग रही है। धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। सुमित्रा देवी ने एक पल को बहू को ऊपर से नीचे तक देखा। उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में असंतोष साफ झलक रहा था। उन्होंने पास खड़ी अपनी ननद से धीमी आवाज में कहा, आजकल की लड़कियां शादी को भी फैशन शो बना देती हैं। ननद ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। दुल्हन का नाम था इरा। शहर में पली बढ़ी, फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर चुकी और एक छोटी सी ऑनलाइन बुटीक चलाने वाली आत्मनिर्भर लड़की। उसके लिए फैशन सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम था। रस्में शुरू हुई। इरा ने पूरे सम्मान के साथ सब कुछ निभाया। बड़ों के पैर छुए, मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया, लेकिन घूंघट न लेना और उसका मॉडर्न पहनावा हर किसी को खटक रहा था। गृह प्रवेश के समय सुमित्रा देवी ने चावल से भरी थाली आगे बढ़ाई। बहू, पहले दाहिना पैर रखो, उन्होंने औपचारिक स्वर में कहा। इरा ने बिना किसी हिचक के वैसा ही किया। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास था, लेकिन नम्रता भी। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। पीढ़ियों पुराना परिवार, सादगी और अनुशासन की झलक। उसने मन ही मन सोचा, ये घर बहुत अलग है मेरे घर से, लेकिन शायद अपनापन यहीं से शुरू होता है। रात को कमरे में रोहन और इरा अकेले हुए। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थक गई होगी तुम? थोड़ा, इरा ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन अच्छा लग रहा है, नया घर, नई शुरुआत। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ पापा थोड़े परंपरावादी हैं, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। इरा ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, रोहन, मैं एडजस्ट कर सकती हूं, लेकिन खुद को पूरी तरह बदल नहीं सकती। उम्मीद है तुम समझोगे। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में खुद एक द्वंद्व था, बीच में फंसा हुआ बेटा और पति। अगली सुबह इरा जल्दी उठ गई। उसने हल्के रंग का कुर्ता और जीन्स पहनी, बालों को सलीके से बांधा और रसोई की ओर बढ़ गई। मां जी, मैं कुछ मदद कर दूं? उसने सुमित्रा देवी से पूछा। सुमित्रा देवी ने एक पल को उसे देखा। जीन्स पर उनकी नजर ठहर गई। रसोई में ऐसे कपड़े पहनकर? उनके स्वर में साफ असहमति थी। इरा थोड़ा चौंकी, फिर बोली, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं बदल लेती हूं। सुमित्रा देवी ने बस इतना ही कहा। इरा चुपचाप कमरे में लौट गई। उसने साड़ी पहनी, लेकिन मन में एक अजीब सी कसक थी। क्या मेरी काबिलियत मेरे कपड़ों से तय होगी? उसने खुद से सवाल किया। नाश्ते की मेज पर माहौल शांत था, लेकिन अजीब भी। पड़ोसन मालती काकी बोली, बहू पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन आजकल की लड़कियां ज्यादा ही फैशन में रहती हैं। सुमित्रा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। इरा ने सब सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो समझ चुकी थी कि इस घर में उसे खुद को साबित करने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। दिन बीतने लगे। इरा हर काम पूरी जिम्मेदारी से करती, लेकिन उसके पहनावे, उसके फोन इस्तेमाल करने की आदत, उसके काम करने की आदत, हर चीज पर नजर रखी जाती। इतना मेकअप क्यों? घर में रहते हुए बाहर का काम क्यों? बहू होकर इतना सजना संवरना शोभा देता है? हर सवाल उसके आत्मसम्मान को चुपचाप चोट पहुंचाता। एक शाम सुमित्रा देवी ने रोहन से कहा, तुम्हारी बहू बहुत फैशन परस्त है, ऐसे लोग घर नहीं संभाल पाते।
रोहन ने धीरे से जवाब दिया, माँ, फैशन और जिम्मेदारी अलग अलग बातें हैं। लेकिन यह जवाब सुमित्रा देवी को संतुष्ट नहीं कर सका। इरा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं सिर्फ फैशन वाली बहू नहीं हूं, वक्त आने पर यह घर भी जान जाएगा। यहीं से शुरू होती है इरा की असली कहानी, जहां फैशन उसकी पहचान नहीं बल्कि उसकी परीक्षा बन जाता है। इरा की जिंदगी अब एक नए ढर्रे पर चलने लगी थी। शादी के बाद का उत्साह धीरे धीरे रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और अनकहे दबावों में बदल रहा था। सुबह आंख खुलते ही उसे ये एहसास हो जाता कि ये घर उसका अपना होते हुए भी अभी पराया है। हर दिन उसे खुद को साबित करना था, बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए। सुबह 5 बजे सुमित्रा देवी की आवाज पूरे घर में गूंज जाती। बहू, उठ गई क्या? घर में काम अपने आप नहीं हो जाते? इरा तुरंत उठ जाती। नींद अधूरी रह जाती, लेकिन वो कभी देर नहीं करती। उस दिन उसने हल्के गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना, बालों को सलीके से बांधा। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, सिर्फ एक सादा सा चेहरा। फिर भी सुमित्रा देवी की नजर उससे हटती नहीं थी। आजकल की लड़कियां, वो मन ही मन सोचती, न जाने कब क्या रंग दिखा दें। रसोई में काम करते हुए इरा पूरी लगन से जुटी रहती। उसने जल्दी ही घर के काम सीख लिए थे। दाल में कितना नमक, सब्जी किस तरह काटनी है, रोटियां कितनी मोटी होनी चाहिए। लेकिन हर सही काम पर भी तारीफ नहीं बल्कि कोई ना कोई कमी निकाल ही ली जाती। रोटी थोड़ी कड़ी है, सब्जी में तेल ज्यादा हो गया, चाय ठीक से उबली नहीं। इरा चुपचाप सब सुनती, सिर झुकाकर जी माजी कह देती। उसके भीतर बहुत कुछ चलता रहता, लेकिन वो जानती थी ये लड़ाई शब्दों से नहीं, समय से जीती जाएगी। दोपहर को जब काम थोड़ा कम होता, इरा अपने लैपटॉप के पास बैठ जाती। उसकी ऑनलाइन बुटीक अब भी चल रही थी। ऑर्डर कम हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वही काम उसकी पहचान था, उसकी आत्मनिर्भरता का आधार। एक दिन सुमित्रा देवी ने उसे लैपटॉप पर काम करते देख लिया। ये क्या कर रही हो? उन्होंने सख्त स्वर में पूछा। माँ जी, मेरा ऑनलाइन काम है, कपड़ों का डिजाइन और ऑर्डर। इरा ने समझाने की कोशिश की। बहू होकर घर छोड़कर बाहर का दिमाग लगाना जरूरी है? सुमित्रा देवी की आवाज में ताना था। हमारे जमाने में बहुएं घर को ही अपना संसार मानती थीं। इरा ने धीरे से कहा, मैं घर को भी अपना संसार मानती हूं माँ जी, लेकिन ये काम भी मेरी मेहनत है। मुझे ये सब पसंद नहीं, सुमित्रा देवी ने साफ शब्दों में कह दिया। लोग क्या कहेंगे, बहू दिन भर कंप्यूटर में लगी रहती है। इरा चुप हो गई। वो जानती थी ये सिर्फ शुरुआत है। शाम को जब रोहन घर आया तो घर का माहौल बोझिल था। खाना खाते वक्त सुमित्रा देवी ने बात छेड़ दी। रोहन, तुम्हारी बहू घर में कम और अपने काम में ज्यादा ध्यान देती है। रोहन ने इरा की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं। मां, रोहन ने संभल कर कहा, वो घर भी संभाल रही है और अपना काम भी, इसमें गलत क्या है? गलत यही है, सुमित्रा देवी ने कटाक्ष किया। ज्यादा आजादी सिर चढ़ जाए तो बहू बहू नहीं रहती। ये शब्द इरा के दिल में गहरे उतर गए। उसने खाना अधूरा छोड़ दिया और कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखें भर आईं। क्या सच में मेरी आजादी गुनाह है? उसने खुद से पूछा। अगले दिन पड़ोस में एक छोटी सी पूजा थी। सुमित्रा देवी ने इरा को साड़ी पहनने को कहा। इरा ने बिना विरोध साड़ी पहनी, लेकिन उसने हल्का मेकअप कर लिया, बस काजल और लिपस्टिक। पूजा में बैठी औरतें फुसफुसाने लगी। देखो कैसी सज धज कर आई है, घर की बहू है या मॉडल? मालती काकी ने सीधे सुमित्रा देवी से कह दिया। बहू बहुत फैशन वाली है तुम्हारी, संभाल कर रखना। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे उनकी इज्जत पर सवाल उठ रहा हो। घर लौटते वक्त उन्होंने इरा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मौन ही बहुत कुछ कह गया। उस रात सुमित्रा देवी ने रोहन से साफ कहा, या तो ये अपनी हरकतें सुधारे या मैं इस घर में चैन से नहीं रह पाऊंगी। रोहन असमंजस में पड़ गया। मां, आप उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं समझ चुकी हूं, सुमित्रा देवी ने कड़वे स्वर में कहा। फैशन वाली लड़कियां घर तोड़ देती हैं। इरा कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। वो चुपचाप अंदर चली गई, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए, कभी उसके पहनावे पर, कभी उसके फोन पर, कभी उसके हंसने पर। इतना हंसना अच्छी बहू को शोभा नहीं देता। हर समय सजना जरूरी है क्या? अपने मायके की आदतें यहां मत दिखाओ। इरा बंदर से टूटने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया था,
वो इस घर में अपनी जगह बनाएगी, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। एक दिन अचानक बड़ी गलतफहमी हो गई। सुमित्रा देवी के अलमारी से कुछ पैसे गायब हो गए। घर में हड़कंप मच गया। पैसे कहां गए? कोई बाहर का तो आया नहीं। सुमित्रा देवी की नजर अनायास ही ईरा पर टिक गई। बहू, तुम्हें कुछ पता है? उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। ईरा सन्न रह गई। नहीं मां जी, मैंने कुछ नहीं देखा। आजकल की लड़कियां पैसों की बहुत शौकीन होती हैं। मालती काकी ने आग में घी डाल दिया। ईरा का चेहरा पीला पड़ गया। मां जी, मुझ पर शक मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं लिया। रोहन बीच में आया। मां, ये क्या कह रही हैं आप? लेकिन शक का बीज बोया जा चुका था। उस रात ईरा फूट फूट कर रोई। उसने आईने में खुद को देखा। वही लड़की जो अपने सपनों के साथ इस घर में आई थी, आज खुद को अपराधी महसूस कर रही थी। क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मुझे फैशन पसंद है? उसने खुद से पूछा। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन ईरा के भीतर एक आग धीरे धीरे जल रही थी। वो जानती थी अब चुप रहना समाधान नहीं है। अब उसे खुद को साबित करना होगा, सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में। और यही संघर्ष उसे आगे एक ऐसी परीक्षा की ओर ले जाने वाला था जो पूरे घर की सोच बदल कर रख देगी। ईरा की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर सुबह उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आती थी। सुमित्रा देवी की अलमारी से गायब हुए पैसों की बात भले ही खुलकर दोबारा न उठी हो, लेकिन घर के हर कोने में शक की परछाई फैल चुकी थी। वो शक ईरा की हर हरकत, हर सांस, हर चुप्पी में महसूस किया जा सकता था। सुबह जब ईरा रसोई में जाती तो सुमित्रा देवी की नजर उस पर टिकी रहती। आज जल्दी उठ गई? इतनी खामोश क्यों हो? हर सवाल में छिपा हुआ संदेह साफ छलकता था। ईरा अब कम बोलने लगी थी। वो जान चुकी थी कि उसकी सफाई भी उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए उसने काम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। घर के काम, सास ससुर की सेवा, पति की जरूरतें, सब कुछ बिना किसी शिकायत के। लेकिन भीतर ही भीतर उसका आत्मसम्मान कराह रहा था। एक दिन ईरा सब्जी काट रही थी, तभी सुमित्रा देवी ने अचानक कहा, बहू, आजकल तुम ज्यादा ही शांत रहने लगी हो। ईरा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मां जी, बस थोड़ा थकान है। थकान? सुमित्रा देवी ने ताना मारा। घर का काम करके कौन थकता है? तुम लोग तो बाहर का काम करके ही थकते हो। ईरा चुप रही। वो जानती थी हर जवाब एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। रोहन ये सब देख रहा था, लेकिन वो भी उलझन में था। एक तरफ मां थी, दूसरी तरफ पत्नी। वो ईरा के दर्द को समझता था, लेकिन मां के सामने खुलकर खड़ा होने की हिम्मत उसमें नहीं थी। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी। एक शाम रोहन ने ईरा से पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? ईरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, मेरा मतलब। रोहन हड़बड़ा गया। ईरा की आंखें भर आईं। रोहन, अगर तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो मैं इस घर में किसके सहारे रहूं? रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात ईरा देर तक जागती रही। उसे अपने मायके की याद आई, जहां उसकी मां ने हमेशा कहा था, बेटी, अपने पैरों पर खड़ी रहना ताकि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचा सके। उसने फैसला कर लिया। अगले दिन ईरा ने सुमित्रा देवी से शांत स्वर में कहा, मां जी, मैं अपने ऑनलाइन काम को फिर से ठीक से शुरू करना चाहती हूं। सुमित्रा देवी का चेहरा सख्त हो गया। अब ये नया नाटक क्यों? ये नाटक नहीं है, ईरा ने पहली बार थोड़ी दृढ़ता से कहा। ये मेरी मेहनत है, मेरी पहचान है। इस घर में रहते हुए तुम्हें मेरी पहचान से चलना होगा, सुमित्रा देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। ईरा ने कोई बहस नहीं की, लेकिन उसने पीछे हटने का भी फैसला नहीं किया। उसने अपने काम के लिए एक छोटा सा कोना चुन लिया, कमरे की खिड़की के पास। वहीं बैठकर वो रात को सबके सो जाने के बाद अपनी डिजाइन बनाने लगी। धीरे धीरे उसके ऑर्डर फिर बढ़ने लगे। एक दिन उसकी बनाई एक साड़ी का डिजाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने खूब तारीफ की, नए क्लाइंट्स जुड़ने लगे। ईरा की आंखों में फिर से आत्मविश्वास लौटने लगा। लेकिन यही बात घर में नई परेशानी लेकर आई। पड़ोसिन मालती काकी ने सुमित्रा देवी से कहा, सुना है तुम्हारी बहू का नाम इंटरनेट पर चल रहा है। आजकल ये ऑनलाइन काम भरोसे का नहीं होता। सुमित्रा देवी के मन में फिर डर बैठ गया, इज्जत का, समाज का, लोगों की बातों का। उसी दिन घर में एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम तय हुआ। ससुर जी की सेवानिवृत्ति की पार्टी। रिश्तेदार दूर दूर से आने वाले थे। सुमित्रा देवी ने ईरा से साफ कहा, आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए, याद रखना, लोग देखेंगे। ईरा ने पूरे मन से तैयारी की।
उसने खुद सबके लिए कपड़े चुने, साज सज्जा की जिम्मेदारी संभाली और मेहमानों का स्वागत किया। वो साड़ी में थी, सादगी से सजी हुई लेकिन गरिमा से भरी हुई। कार्यक्रम के दौरान एक रिश्तेदार ने इरा से पूछा, बहू, तुम्ही ने ये सजावट की है? जी, इरा ने मुस्कुराकर कहा। बहुत सुंदर है, उस महिला ने तारीफ की। सुमित्रा देवी ये सब देख रही थीं। पहली बार उन्हें लगा कि इरा सिर्फ फैशन वाली बहू नहीं बल्कि हुनर वाली बहू भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पार्टी के बाद अचानक सुमित्रा देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आ गए। घर में अफरा तफरी मच गई। रोहन घबरा गया। ससुर जी घबराकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इरा ने बिना समय गंवाए स्थिति संभाली। रोहन, आप गाड़ी निकालो। पापा, आप दवाइयां ले आइए। वो सुमित्रा देवी के पास बैठी, उनका सिर अपने हाथों में लिया, पानी पिलाया। उसकी आवाज में घबराहट नहीं बल्कि हिम्मत थी। अस्पताल में इरा हर पल साथ रही। डॉक्टर से बात की, रिपोर्ट संभाली, घर वालों को समझाया। उस रात पहली बार सुमित्रा देवी ने इरा की आंखों में देखा। वहां कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनापन था। डिस्चार्ज के समय डॉक्टर ने कहा, समय पर लाने की वजह से सब ठीक है। सुमित्रा देवी चुप रहीं, लेकिन उनके भीतर कुछ टूटने और कुछ जुड़ने लगा। घर लौटकर भी इरा ने पूरी जिम्मेदारी निभाई। दवाइयों का समय, खाना, आराम, सब कुछ। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि पहले उस पर शक किया गया था। एक रात सुमित्रा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बहू, उस दिन पैसों वाली बात? इरा समझ गई। मां जी, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस इतना चाहती हूं कि मुझ पर भरोसा किया जाए। सुमित्रा देवी की आंखें भर आईं। शायद हम तुम्हें समझ नहीं पाए। ये पूरी माफी नहीं थी, लेकिन एक शुरुआत थी। इरा ने उस रात खिड़की से बाहर देखा। वही आसमान, वही चांद, लेकिन उसका मन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो जान चुकी थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ फैशन की नहीं थी, बल्कि पहचान, सम्मान और आत्मसम्मान की थी। और ये लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाला समय इरा को एक और बड़ी परीक्षा देने वाला था। एक ऐसी परीक्षा जहां पूरे समाज के सामने उसकी सच्चाई उजागर होने वाली थी। इरा अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ससुराल में उसका स्थान केवल उसके धैर्य, समझदारी और मेहनत पर निर्भर था। फैशन, दिखावा या सोशल मीडिया की तारीफें केवल बाहरी पहचान थी। असली चुनौती उसे घर और परिवार के सामने थी। एक सुबह जैसे ही इरा रसोई में लगी, उसे पता चला कि सासुआ के पुराने जेवर गायब हैं। ये जेवर पारिवारिक धरोहर थे जो पीढ़ियों से घर में थे। सुमित्रा देवी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उनके स्वर में जो ताना था वो इरा के लिए भारी पड़ सकता था। बहू, ये कैसे हुआ? सुमित्रा देवी ने सवाल किया। इरा ने तुरंत कहा, मां जी, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं ढूंढने में मदद करूंगी। सुमित्रा देवी का चेहरा कठोर था, लेकिन शब्द कम थे। इरा ने पूरे घर की तलाशी शुरू की। कमरे, अलमारी, दराज, हर जगह। उसने पड़ोस के नौकरानी से भी बात की और कमरे के सभी सामान व्यवस्थित किए, लेकिन जेवर कहीं नहीं मिले। इसी बीच पड़ोसन मालती काकी की टिप्पणी ने माहौल को और भारी बना दिया। देखो बहू कितनी फैशन में लगी रहती है, शायद इसी वजह से ध्यान नहीं दे पाई। इरा ने भीतर ही भीतर तसल्ली की, लेकिन बाहर उसने धैर्य बनाए रखा। सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद से कहा। अगले दिन घर में एक बड़ा समारोह था, ससुर जी की सेवानिवृत्ति। रिश्तेदार दूर दूर से आने वाले थे। इस समय जेवर का गायब होना परिवार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने जैसा था। इरा ने सभी को संभाला। उसने जल्दी जल्दी नया सेट तैयार किया, सजावट पूरी की और अपने आप को और अधिक जिम्मेदार साबित किया। कार्यक्रम शुरू हुआ। लोग इरा की मेहनत देखकर प्रभावित हुए। सब कुछ सही ढंग से हुआ, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी समारोह में अचानक ये पता चला कि जेवर सासुआ की छोटी बहन की गलती से किसी अन्य कमरे में रख दिए गए थे। सुमित्रा देवी ने इरा की ओर देखा। उनके भीतर की कठोरता धीरे धीरे कम हो रही थी। इरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां जी, कोई बात नहीं, सब सही हो गया। ये छोटे से पल ने इरा की स्थिति बदल दी। घर के अन्य सदस्य भी उसके धैर्य और समझदारी से प्रभावित हुए। इसके बाद इरा ने अपने ऑनलाइन काम को घर के एक कोने में और व्यवस्थित किया। उसने छोटे छोटे डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स लेकर घर की आर्थिक स्थिति में भी योगदान देना शुरू किया। रोहन को गर्व हुआ, लेकिन सुमित्रा देवी का मन पूरी तरह बदलने में समय लगा। धीरे धीरे मोहल्ले में भी इरा की छवि बदलने लगी। पहले लोग उसे सिर्फ फैशन वाली बहू समझते थे, लेकिन अब वे उसके मेहनत और निष्ठा को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। फिर एक दिन रोहन ने इरा से कहा, मां ने आज पहली बार कहा कि तुम घर के लिए जरूरी हो। इरा ने मुस्कुराते हुए कहा,
समय और धैर्य से सब संभव है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इरा को समझ में आ गया कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष अब भी बाकी था, समाज और पारिवारिक सोच। फैशन और आधुनिकता के कारण लोग उसे लगातार जज करते रहेंगे। उसे अपनी पहचान, आत्मसम्मान और परिवार की इज्जत के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इस घटना ने इरा को और मजबूत बनाया। उसने समझ लिया कि मुश्किलें और गलतफहमियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से उन्हें सुलझाया जा सकता है। इसी प्रकार इरा ने अपने पूरे परिवार और समाज के सामने ये साबित किया कि फैशन केवल बाहरी चीज है, असली मूल्य उसका चरित्र और कर्म है।